साथियों, जय भीम। साथियों, रंगों का पर्व होली मार्च में निकल चुका है और खुशियों का चांद अप्रैल में निकलने वाला है। ये दोनों पर्व प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का संदेश देते हैं। भारत में होली सनातन धर्म के अनुयायी और ईद इस्लाम धर्म के अनुयायी बड़ी खुशी से मनाते हैं। एक दूसरे के गले मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं। होली में गुजिया का स्वाद और ईद पर सेवइयाँ, ये हमारी साझा भारतीय संस्कृति का एक नमूना है। इस समय देश में बड़ी सरगर्मी चल रही है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इसमें लोकसभा जो हमारी संसद है वहाँ 4 जून को देश को ये पता होगा कि वर्तमान की सरकार अपनी हैट्रिक लगाएगी या फिर ये जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, अपोजिशन एक ऐसा शॉट मारेगा जो गेंद बाउंड्री लाइन ही नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर जाकर के गिरेगी। देश में एक ऐसा माहौल धीरे धीरे बन रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, बिहार में नीतीश की पलटी मारना, महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी को तोड़ना, हरियाणा में खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना वाले मुख्यमंत्री को हटाना, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद पर आसीन न करना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस लोकसभा में चर्चित हैं। जो इस समय चर्चा की प्रमुख भूमिका है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। कल संजय सिंह देर रात तिहाड़ जेल से रिहा हुए, उसके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस प्रकार से उन्होंने मोदी सरकार और मोदी पर हमला बोला, यह गूंज देश के कोने कोने में गई होगी। हमारी देश की अधिकतर मीडिया, चाहे वो हिंदी लैंड की मीडिया हो या फिर हिंदी समाचारों से जुड़े हुए चैनलों, इन्होंने इस प्रकार के अपोजिशन के कार्यक्रमों से अपनी दूरी बना रखी है। अगर कहीं कवरेज करते हैं तो एक लाइन में अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सारी मीडिया सिर्फ मोदी जी के फेवर में आ खड़ी हुई। कांग्रेस के खाते सील करना, पहले राहुल गांधी की संसद सत्ता को छीनना, मोहिया मित्रा की संसद सत्ता को रद्द करना, राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहाली, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को मिले चंदे के खुलासे, ये सब मीडिया ने ऐसे गायब कर दिए जो आम लोगों तक नहीं पहुँचे। जो जागरूक लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो सब देख रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। बेरोज़गार सड़कों पर हैं, पेपर लीक का मामला है, किसान सड़कों पर हैं, दिल्ली की सड़कों पर कीलें गाड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े ट्रक अवरोध के लिए खड़े किए जा रहे हैं। क्या यही भारतीय लोकतंत्र और संविधान है? क्या यही बाबा साहब अम्बेडकर का या महात्मा गांधी का सपना था कि हमारा देश एक दिन इस प्रकार से
जूझेगा। ऐसा लगता है कि देश में एक अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है। पता नहीं कब कौन सा नेता गिरफ्तार कर लिया जाए, किस पर ईडी की रेड पड़ जाए, किस पार्टी को तोड़ दिया जाए। रात को जब आदमी सोता है और सुबह उठता है तो पता नहीं रात में कौन सी खबर सुबह एक बड़ी खबर बन कर के निकल आए। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग के अंदर देश की जो मशीनरी है उसमें संपूर्ण शक्ति समाहित हो जाती है और सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कराई जाती है। हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त टी एन शेषन रहे हों, एम एस गिल रहे हों या कुछ एक और हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहे हों, जिन्होंने काफ़ी हद तक ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रुख है वह है भारतीय संविधान के विरुद्ध। ये हमारे संवैधानिक ढांचे को तहस नहस कर रहा है। अगर हमारा संवैधानिक ढांचा तहस नहस हो जाएगा तो फिर इस देश में तानाशाही जैसा रवैया अख्तियार हो जाएगा और गरीब गरीब बनकर रह जाएगा और जो लोग ताकतवर हैं, सत्ता में हैं, सत्ता उनके पास चली जाएगी, क्योंकि उनके पास कारपोरेट का जो पैसा है समुद्र की तरह वह उनके पास होगा, सेना उनकी होगी, ईडी, आईटी, सीबीआई ये सब उनके पास होगी। तो इस देश के कमज़ोर, गरीबों, वंचित, शोषित समाज के लोगों के लिए संघर्ष आखिर करेगा कौन? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समय अंधभक्ति का नहीं है, ये समय राष्ट्रभक्ति का है। जिस प्रकार से कल संजय सिंह ने दिल्ली में जो दहाड़ लगाई अपनी कॉन्फ्रेंस में और मोदी को जिस तरीके से ललकारा, इस प्रकार की ललकार मैंने सुनी। जिस प्रकार से उनके जो मुंह से शब्द निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई शेर एक जंगल में दहाड़ रहा हो जहाँ करोड़ों पशु खड़े हों और उनके बीच में एक शेर दहाड़ रहा हो, ऐसा मालूम पड़ रहा था। होता है कभी कभी राजनीति में, सब चलता है। आखिर कुर्सी का नशा कुछ अलग ही होता है, उसका अपना एक रसूख और मज़ा होता है। लेकिन लोकतंत्र में अगर अच्छे लोगों की बात सुनी नहीं जाएगी, विपक्ष को अवसर नहीं मिलेगा, तो अच्छे लोगों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। और आज वैसे भी देश में चाहे वो महिला अत्याचार का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे महंगाई का हो, बेरोज़गारी का हो, या हमारी सीमाओं पर सुरक्षा का मामला हो, हमारी जो नीड्स हैं, सबसे बड़ी नीड्स हमारी एम्प्लॉयमेंट, दूसरी हमारी है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या नियंत्रण। ये कोई राजनीतिक दल अभी तक कह नहीं रहा है कि भारत की सुरसा की तरह बढ़ रही जनसंख्या को किस प्रकार से रोका जाए, उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से भारत में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उसके सापेक्ष जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में वो बढ़ नहीं रहा। अगर जनसंख्या हम घटा नहीं सकते तो उसको कांस्टेंट स्थिर कर सकते हैं, ये हम सबके हाथ में है। इसमें मैं समझता हूँ किसी भी धर्म की आस्था आड़े नहीं आगे आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर राष्ट्रभक्ति होती है। हमारा देश सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाना चाहते हैं, ये हमें तय करना होगा और सभी को मिलकर के तय करना होगा।
भारत में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के लोग रहते हैं। बहुआयामी देश है हमारा। यहाँ विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं। भारत की संवैधानिक संरचना बहुत मजबूत है। इसकी बुनियाद इतनी कमज़ोर नहीं कि संविधान को बड़ी आसानी से बदल दिया जाए। उसके लिए काफ़ी प्रयास करने होंगे, क्योंकि हमारे देश के कई लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इनमें बहुत सारे नाम हैं, कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। हमारा भी अपना दायित्व है कि हम अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखें। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षित हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, ईमानदार, निष्पक्ष, स्वतंत्र विचारधारा वाले लोग हैं। सभी प्रकार के लोग हैं। ये हमें सोचना चाहिए। और 2024 के इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा वो हमारा फ्यूचर तय करेगा। अगर सत्ता बीजेपी के हाथ में रहती है तो इतना तय है कि आने वाले समय में गरीबों, किसानों, बेरोज़गारों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, इनकी बात सुनने के लिए कोई भी संगठन सामने नहीं आएगा। जिस प्रकार से मणिपुर में जो घटना हुई, हमारा जो SC/ST आयोग है उसने क्या संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई की, इस पर मोदी जी अभी तक वहाँ गए नहीं हैं और ना ही जाना चाहते हैं, और ना ही उन्होंने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। जबकि उनकी नैतिकता के आधार पर उनका एक संसद के अंदर भाषण होता या फिर वो श्वेत पत्र लाते, परंतु ऐसा मोदी जी ने नहीं किया। मेरे समझ में पिछले 10 वर्षों का हिसाब मोदी जी को जनता के समक्ष रखना चाहिए। उन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियों का एक श्वेत पत्र 19 अप्रैल प्रथम चुनाव चक्र से पहले जनता के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। ईमानदारी के साथ सही को सही कहें और गलत को गलत। तो ये देश को जानने का हक है, अधिकार है। ये आर्टिकल 19 हमें जो है अधिकार देता है। परंतु बीजेपी जिस प्रकार से अन्य पार्टियों से नेताओं का आयात कर रही है वो उसके लिए एक नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि पार्टी में जो 20-50 लगभग 100 साल से बीजेपी को बनाने में लगे, उसमें संघ परिवार के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं। जनसंघ कभी कही जाती थी भारतीय जनता पार्टी। ये अटल की भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें गुजरात की लाबी वो हर क्षेत्र में हावी है। जिस प्रकार से गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया और उसके जो रिजल्ट आए वो बहुत निराशाजनक है। अर्थशास्त्र की कुछ बारीकियां हमें समझ में आती हैं। उदाहरण के तौर पर जो 10 रुपए का नोट होता है वो RBI जारी करता है, और अगर 10 रुपए का सिक्का है या 20 रुपए का सिक्का है वो भारत की जो सरकार है वो जारी करती है। 10 रुपए की नोट की वैल्यू ये है कि वो उसमें RBI ने गारंटी दी है। अगर हम नेपाल जाएंगे तो 10 रुपए का नोट 17 रुपए में चल जाएगा, लेकिन 10 का जो सिक्का है वो कोई भी समझदार व्यक्ति वहाँ का नहीं लेगा। उसे पता है कि इस पर गारंटी RBI की नहीं है। आप मेरी बात को समझिए कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। भारत में दोनों का चलन अपनी अपनी जगह है, लेकिन 10 के नोट और 10 के सिक्के की बात अलग है। 5 के सिक्के की बात अलग है, 20 रुपए के सिक्के की बात अलग है, 1 रुपए के सिक्के की बात अलग है। जिस पर RBI ने गारंटी दी वो भारतीय मुद्रा है, और जिस पर भारतीय सरकार ने गारंटी दी वो भारत की मुद्रा है। तो
इस पर मैं कहना चाहूँगा, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कल एक घटना बीएसपी बहुजन समाज कन्नौज से जुड़ी हुई है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कई ऐसे एसएमएस आए जिसमें बसपा के जिला अध्यक्ष, जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, वो पूर्व में भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनकी कुछ फ़ोटो भाजपा तथा बजरंग दल और उनसे जुड़े हुए संगठनों की थी। वो मुझे लगा, पहले तो मुझे प्रथम दृष्टया उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर पोस्ट को डाला। उसके बाद उस पर कई क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आईं। उसके बाद जब हमने बारीकी से इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन किया और देखा, समझा, फ़ोटोओं को देखा, वो सब चीज़ें, और जो वर्तमान के जिला अध्यक्ष हैं बबलू गौतम, हमने उनसे जब इसको क्लेरिफाई करने के लिए कहा तो उन्होंने अपना क्लेरिफाई किया, उनके कुछ साथियों ने भी उसको क्लेरिफाई किया। उनकी अपनी बात है, ठीक है, वो ज़िले के एक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और उनको ये पूरा राइट है कि किस प्रकार से वो कन्नौज जनपद में अपनी पार्टी को ले जाएं ताकि यहाँ पर उनका वर्चस्व स्थापित हो, बीएसपी का वर्चस्व स्थापित हो। मानवर साहब, बाबा साहब की जो विचारधारा है, हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने ये फ़ोटो वायरल की, उनके निजी व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। अगर किसी की कोई भी हमारे पास सामग्री है और हमारे मित्रवत संबंध हैं, किसी प्रकार से वो मेरे पास आ गई, हमें मिल गई, तो हम उसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर कहीं कोई बात आती है तो हमें जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके समझ बातों को रखना चाहिए। जब ना सुना जाए तो फिर प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर के इन बातों को रखना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है कि एक दूसरे की टांग खींचने जैसा। जहाँ तक अभी तक मेरे समझ में जो बात आई कि कल बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव दोहरे, जो 9 बार रह चुके हैं बसपा के जिला अध्यक्ष, और एडवोकेट सुशील गौतम, जो बसपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनको रिप्लेस किया, उसकी जगह पूर्व जिला अध्यक्ष बबलू गौतम को फिर जिले का प्रभार दिया गया। इस पूरे मामले में कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, जिनमें पूर्व एमएलसी माननीय नौशाद अली जी पर लोगों ने कई संगीन आरोप लगाए। वो बड़े पदाधिकारी हैं और ये बड़े पदाधिकारियों के साथ होता रहता है, कई लोग आरोप लगाते हैं, कई समर्थन में आते हैं। ये राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। लेकिन मेरा अपना मानना है, हर राजनीतिक व्यक्ति, हर जो राजनीति की समझ रखता है, उसकी अपनी एक लिमिट, मर्यादा और सीमा होती है। आज अगर आप इस प्रकार की घटना करते हैं तो जिस व्यक्ति पर की उसका तो कुछ नहीं होगा, लोग 2 साल के बाद भूल जाएंगे। लेकिन आपने जिस प्रकार की जो चीज़ें वायरल की, जो लिखा, जो कमेंट किया, लोग आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। और अगर आप इस पार्टी से निकलकर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपकी विश्वसनीयता जो है वो समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पद का क्या है, आज उनके पास है, कल आपके पास हो सकता है। पद अहमियत नहीं, बस लोग आपके अच्छे होने चाहिए, आपके संपर्क में होने चाहिए। बसपा को यहाँ तक लाने में बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपने खेतों, मकानों, ज़मीनों को बेचकर बसपा के लिए चंदा दिया। अभी जिस प्रकार से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सामने आया तो उसमें बीएसपी को एक भी पैसा किसी धन्ना सेठ ने नहीं दिया, जैसा कि बहन जी ने कहा। और जो लोग चंदा देते हैं, चाहे वो टिकट लेते हों, उनके माध्यम से पार्टी को फंडिंग करते हों, या छोटे मोटे हमारे जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो बीएसपी को जो हैं सपोर्ट करते हो। मैंने भी कई बार कई जनपदों में बीएसपी को आर्थिक रूप से जो मेरी क्षमता है हमने सहयोग किया। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, राजनीतिक दल पैसे से चलते हैं, उसी के बल पर हम अपनी विचारधारा की सत्ता को स्थापित करते हैं। इस मसले पर मैं कहना चाहूँगा कि जो घटना घट चुकी है, उस घटना को कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी जो बसपा से जुड़ा हुआ है,
वो आगे ना बढ़ाए, आपसी सहयोग बनाए रखें, व्यक्तिगत रंजिश ना पालें। चूँकि ये राजनीति है, हमारे कुछ हित हो सकते हैं, लेकिन जब हम कभी मिलें किसी अवसर पर तो उस समय हम एक दूसरे के सामने शर्मिंदा ना हों। मेरे साथ भी कुछ घटनाएं घटी हैं, लेकिन हमने भी उनका प्रतिवाद किया। और अक्सर कर बीएसपी के लोग पदाधिकारी हैं जो हमसे छोटे हैं, नए नए हैं, या जो अभी काम कर रहे हैं, वो अक्सर हमसे फ़ोन पर बात करते रहते हैं, पार्टी की गतिविधियों में बताते रहते हैं। मेरी बातचीत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से होती रहती है, चलती रहती है। और मैं बसपा के शुभचिंतक या समर्थक के तौर पर अपनी बात को रख रहा हूँ। मैं कभी भी बीएसपी का पदाधिकारी नहीं रहा। हालांकि बीच में ऐसा लगा कि वाम से जिला संयोजक का पद मेरे पास है, परंतु जब मेरा बुखार उतरा तो मुझे पता लगा, जो हकीकत थी वो सब जानते हैं, तो कटाक्ष नहीं है। अब इलेक्शन के बाद ये तय होगा कि बीएसपी का उत्तर प्रदेश और भारत में क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है। यह इलेक्शन तय करेगा बीएसपी के अस्तित्व, उसके कार्यकर्ताओं की क्षमता, उनकी विश्वसनीयता, ये सब बातें तय होंगी। बहन जी की रणनीति, सोशल इंजीनियरिंग, और उन्होंने अपने भतीजे को जिस प्रकार से कमान सौंपी, उनकी कार्यक्षमता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई पार्टी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कि आप जिसकी रजिस्ट्री कर दें वो उसकी हो जाएगी। व्यक्ति के अंदर क्षमता होनी चाहिए, जो नेतृत्व कर सकता हो, नेतृत्व उसी के हाथों में जचता है। और वो बुरे वक्त में अपने दल या अपने लोगों को, जब मझधार में नाव फंस जाती है, एक अच्छा जो नाव को खेने वाला व्यक्ति होता है या जहाज़ का जो कैप्टन होता है, वो समुद्री तूफान से, चक्रवात से बाहर ले जाता है। बसपा में बड़े बड़े लोग आए और नेता बन के चले गए। कुछ लोग बर्बाद हुए, कुछ आबाद हुए। जिनके व्यवहार अच्छे थे, लोग आज उनका सम्मान है, और जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। मेरी अपनी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम सबका हित चाहते हैं। जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान है, और जो हमसे छोटे हैं उनको प्यार है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। हालांकि लोग मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी सोचते हों, समझते हों, हम उस बात से ज़्यादा अपना ताल्लुक़ नहीं रखते। मुझे उलझनों में पड़ना अच्छा नहीं लगता है। अगर हमसे कोई गलती हुई तो फिर हम उसके लिए हमेशा क्षमा याचना पर भी विचार करते हैं, और जब लगता है कि ये काम ठीक नहीं है तो फिर उसमें गलती को मानना, उसमें सुधार करना, रिफॉर्म करना, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। एक शिक्षक के तौर पर, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, एक शुभचिंतक के तौर पर, या एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, जो जिस कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, जिस कैटेगरी से करते हैं, हम हमेशा गरीबों, महिलाओं, मजलूमों, मज़दूरों, किसानों, बेरोज़गारों, युवाओं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, माइनॉरिटी से हों, अपर कास्ट से हों, सबकी भलाई के लिए मेरी अपनी विचारधारा कायम रहती है। तो मैं आप लोगों से अब आशा करता हूँ कि आगामी जो ईद है, और ईद का जो पर्व है, उस पर जो सिवैयाँ बनती हैं, अगर कोई साथ ही मुझे सिवैयाँ खाने के लिए आमंत्रित करे तो मैं फिर आना पसंद करूँगा। और प्रेम, भाईचारे, सौहार्द के इस पर्व पर मैं उन मुस्लिम साथियों को, अपने शिक्षक वर्ग के हों या फिर हमारे देश के हों, कहीं पर हों, किसी कोने में हों, हम उनको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चांद करमा चौथ में भी देखते हैं और चांद ईद पर भी। चांद तो चांद है,
हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, हर कम्युनिटी के लोग चाँद को पसंद करते हैं। चांदनी रात होती है तो उसकी अपनी एक अलग ही कहानी होती है। ये किसी से छिपा नहीं, ये हमारी निष्ठा से जुड़ा हुआ मसला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के कुशल क्षेम की ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि ईद के बाद जब चुनावी शंखनाद होगा पश्चिम से उत्तर प्रदेश, जो हमारे पश्चिम के ज़िले हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार का जो चुनाव है वो किसी दलों के द्वारा नहीं लड़ा जा रहा। ये चुनाव भ्रष्टाचार और न्याय के बीच है। एक तरफ तानाशाही लोग खड़े हैं, दूसरी तरफ संविधान को मानने वाले लोग खड़े हैं। वोट आपको करना है, आपको चुनना है। और मैं आपसे कहूँगा कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, दोनों पर्व हो गए, होली और ईद, अब बारी है विश्व के सबसे बड़े पर्व यानी कि भारत में हो रहे लोकसभा चुनावों में जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, जिनका वोट है, अपनी वोटर लिस्ट में देखकर वो बूथ तक जाएं और अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दें। और अगर आप महसूस करते हैं सत्ता बदलनी चाहिए तो फिर विपक्ष के किसी भी कैंडिडेट को वोट दें, वो इंडिया गठबंधन का हो, जहाँ जो कैंडिडेट मजबूत दिखे बीजेपी के सामने, उसको वोट दें। सत्ता को परिवर्तित करें ताकि नई सरकार जब आएगी तो वो कुछ नया कार्यक्रम लाएगी। हमें विपक्ष पर भरोसा करना चाहिए। पिछले 10 वर्ष हमने देख लिए, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ रोजगार, पकौड़े तलें, महिलाओं को शौचालय, गरीबों को सिलेंडर और पक्के मकान, और 15 लाख रुपए खाते में, 2 करोड़ की नौकरियां किसानों को एमएसपी पर उनकी फसलों की खरीद, सब देख लिया। और फिर ये भी देखा है कि जो रोज़गार मांग नहीं जाता है किसी भी राज्य में, उस पर जिस प्रकार से लाठियां चटकाई जाती हैं, तो आप ईवीएम की बटन को इतना कस के दबाएं कि वो झटका जा कर के सीधा इस देश के सबसे बड़े तानाशाह को लगे, और उसके बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपनी कुर्सी से ज़मीन पर जाकर गिरे, और उन्हें भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का एहसास हो। इसी के साथ शुभ रात्रि। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं सुनील भारती। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।